नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एजीटीए के लिए एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों की व्याख्या भी करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे और प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे इस क्वेश्चन की श्रृंखला मिलती रहेगी हर रोज़। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने की वरीयता दी जाती है? यानी कौन सी ऐसी हरी खाद है जिसको क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है हरी खाद के रूप में? फर्स्ट विकल्प आपका है सनई, सेकंड है ढेंचा, थर्ड है लोबिया और फोर्थ है ग्वार। तो अगर इस चारों विकल्प में बात करें तो सही विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, ढेंचा इसका सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने ढेंचा सोचा था मन में उनका विकल्प सही है। हरी खाद के लिए सबसे प्रमुख अगर फसल की बात की जाए तो सनई और ढेंचा है। ढेंचा में 76 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और वहीं सनई ज़्यादा कितना 82.5 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है, लेकिन आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है ढेंचा माना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जीरो टेल से ड्रिल विकसित किया गया, यानी ये कहाँ से विकसित किया गया है बाबू? फर्स्ट विकल्प आपका लुधियाना दिया है, सेकंड विकल्प पंतनगर दिया है और थर्ड विकल्प आपका कानपुर दिया है और चौथा विकल्प आपका फैजाबाद दिया है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर पंतनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंतनगर हो जाएगा। जीरो टिल से ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया था। अच्छा, इस यंत्र द्वारा धान की फसल को काटने के लिए उसके पश्चात नमी का उपयोग करके बिना जुताई किया गया गेहूं की बुआई के लिए, यानी जो गेहूं की बुआई होती है इससे की जा सकती है एवं इससे किसानों को समय समय पर 3 से 4 जुताई करने से बचत भी मिलती है इस यंत्र के द्वारा। तो जिनका इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पंतनगर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीरो टिल से ड्रिल से गेहूं पर बीज की गहराई कितनी होती है? यानी इस यंत्र से जब गेहूं बोया जाता है तो कितनी गहराई पे बोया जाता है? यानी सतह पर ही बो दिया जाता है कि 2.5 सेंटीमीटर पे बोया जाता है कि 5 सेंटीमीटर बोया जाता है या 7 सेंटीमीटर पे बोया जाता है? तो आप इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 2.5 सेंटीमीटर पे बोया जाता है। देखो, जीरो से ड्रिल से गेहूं की बुआई के लिए मात्र 2.5 सेंटीमीटर पर इसकी गहराई में बुआई कर दी जाती है और इस यंत्र में मिट्टी के चीरने वाले क्या लगे होते हैं? शैवाल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बाबू? शैवाल लगे होते हैं। इतना समझ में आया हो? आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। लीची का नाम सुना होगा आपने। लीची का व्यवसाय प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो जिनका विकल्प बी जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने बी विकल्प सोचा है उनका सही हो जाएगा, यानी हवाई दाब। क्या हो जाएगा? हवाई दाब को क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग कहते हैं, इंग्लिश में एयर लेयरिंग कहते हैं। तो जिन्होंने विकल्प बी सोचा है उनका सही हो जाएगा। अब बाबू एक चीज़ देख लीजिएगा यहाँ, जैसे नींबू में क्या कैसे होता है? व्यावसायिक प्रवर्धन सीड द्वारा होता है। अंगूर में कैसे होता है? हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। लीची का हमने बता ही दिया। अमरूद का कैसे होता है? स्टूलिंग माउंटिंग द्वारा होता है। और आप आम के बारे में जानते होंगे, इसका होता है वेनियर ग्राफ्टिंग द्वारा होता है। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको हर रोज़ 7 बजे मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो विश्वास मानो, अभी तो कम क्वेश्चन की श्रृंखला आपके बीच में लेके आया हूँ और लंबी श्रृंखला आपके बीच में लाएंगे जिससे आपके एजीटीए की तैयारी और अच्छी हो सके। ट्राइकोडर्मा विरिड का प्रयोग किया जाता है।
जो ट्राइकोडर्मा विरिड का प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? उकठा के नियंत्रण के लिए, झुलसा के नियंत्रण के लिए, रस्ट के नियंत्रण के लिए, उपरोक्त में से किसी में नहीं। ये यहाँ दिया हुआ कि मतलब किस में प्रयोग किया जाता है, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी रस्ट के नियंत्रण के लिए। देखो ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? जिसका प्रयोग बीज जनित व मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु तो बीजोपचार में किया जाता है। इसका उपयोग बीजोपचार में किया जाता है ट्राइकोडर्मा का। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण, यानी जब फूल गोभी अपना होता है उसके तने में खोखलापन हो जाता है, तने में खोखलापन हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? किसकी कमी के कारण हो जाता है बाबू? किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की कमी से, जस्ते की कमी से, बोरान की कमी से, या उपरोक्त में सभी? तो ये होता है बोरान की कमी से। जिन्होंने विकल्प सी सोचा है उनका विकल्प सही हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 15 क्वेश्चन की श्रृंखला में आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। देखो बोरान की कमी के कारण फूल गोभी के तने में खोखलेपन की समस्या हो जाती है। बोरान की कमी से फूल गोभी में क्या होता है? बाउनिंग या खोखलापन इसको बोल सकते हो, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। और इसको दूर कैसे किया जाता है? जब आप नर्सरी डालिए तो उसमें 0.3% बोरक्स का छिड़काव कर दीजिए। रोपाई के बाद बोरक्स के घोल का छिड़काव कर दीजिए, तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेल में तेल की मात्रा होती है, यानी जो तिल होता है उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? तो तिल में तेल की मात्रा 46% से 52% होती है। कितना होता है बाबू? 46% से 52% होता है। और प्रोटीन कितना होता है? तिल में प्रोटीन कितना होता है आप बताइए? 18 से 20% प्रोटीन होता है। और तिल के तेल में नोट करिएगा आप इस पॉइंट को, सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है। और इसी के कारण तिल का तेल अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमोनिया सल्फेट में गंधक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अमोनिया सल्फेट में गंधक की मात्रा कितने % होती है? तो अमोनिया सल्फेट में गंधक की मात्रा 24% होगी, यानी 24% होगी। जिन्होंने 24% लगाया है उनका विकल्प सही है। अमोनिया सल्फर की मात्रा 24% होती है। और अन्य चीज़ों में कितनी होती है सल्फर की मात्रा, वो भी बता देते हैं आपको। जिंक सल्फेट में 17.8% होता है। जिप्सम में सल्फर होता है 20.5%। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 19.5% सल्फर होता है। पोटेशियम सल्फेट में 14 से 18% सल्फर होता है। और एक होता है खाद होती है सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसमें 11.6 कितना 11.6 सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और फिर अमोनिया सल्फेट में नाइट्रेट की मात्रा होती है, यानी सल्फर की मात्रा होती है 15 से 10% तक होती है। और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर की जो बुक आती है उसी से ये आंकड़ा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूंगफली के दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? जो मूंगफली का दाना होता है उसमें औसत मात्रा कितनी होती है, यानी मूंगफली के दाने के प्रतिशत यानी सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? तो ये 70% होता है। कितना होता है बाबू? 70% होता है। मूंगफली के दाने में 45% तेल होता है, हमने बताया। मूंगफली के दाने में 45% तेल होता है और लगभग 25-26% प्रोटीन पाया जाता है, जो हमने पहले आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का सुधार भी होगा। अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है
जो अमेरिकन कपास होता है उसमें रेशे का प्रतिशत कितना होता है? 30% रेशा पाया जाता है। विकल्प ये सही हो जाएगा। अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत 30 होता है। रेशे को हम जीनिंग भी कहते हैं, अगर इंग्लिश में भूल लिया जाए कि अमेरिकन कपास में जीनिंग का प्रतिशत कितना होता है? तो 30 होता है। और लेकिन एक बात नोट करिएगा, साधारण कपास में रेशे यानी जीनिंग का प्रतिशत 33 होता है। तो विकल्प में 30 भी हो सकता है और 33 भी हो सकता है, तो दोनों विकल्प आप चूज कर सकते हो। अगर 30 दिया है तो 30 लगाएंगे, अगर ये साधारण वाला दिया है तो 33% लगा देंगे आपको। अब बात करें कपास के बीज में तेल कितना पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कपास के बीज में तेल कितना पाया जाता है, तो यहाँ आप वो लिख देंगे 15 से 25% तेल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15 से 25% तेल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डोपोक विधि के द्वारा धान की रोपाई का पौध करने लायक तैयार हो, जो डोपोक विधि से नर्सरी डाली जाती है उसका पौधा कितने दिनों में रोपाई योग्य हो जाता है? तो ये 12 दिन में हो जाता है, यानी 12 दिन में तैयार हो जाता है। और कहीं कहीं 12 से 14 दिन भी दिया होता है, तो उसको भी हम सही मानेंगे। बिल्कुल, उसको भी हम सही मानेंगे। और ये विधि कहाँ से विकसित की गई? तो ये विधि फिलीपींस से विकसित की गई थी। कहाँ से विकसित की गई? फिलीपींस से विकसित की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गन्ने में रस की मात्रा कितनी होती? भाई गन्ना का नाम सभी सुना होगा। अब आप बताइए गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है। गन्ने में रस कितना पाया जाता है बाबू? तो 60 से 70% गन्ने में रस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60 से 70% गन्ने में रस पाया जाता है। अब बात अगर करें चीनी की, तो 9 से 11% चीनी पाई जाती है। गुड़ की अगर बात करें तो 12 से 13% गुड़ पाया जाता है। और राब की अगर बात करें तो 18 से 20% राब पाया जाता है। सुक्रोज की बात करेंगे और शीरा की बात करेंगे तो सुक्रोज 12 से 14% सुक्रोज भी पाया जाता है और शीरा 3.5% पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, हाँ ये क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग में बीज दर कितना होता है? यानी जो बुआई ग्रीष्मकालीन में मूंग की होती है उसका बीज दर कितना होता है? तो 25 से 30 केजी होता है। कितना होता है? 25 से 30 केजी बीज दर होता है। यानी ग्रीष्म ऋतु का मतलब जायद के लिए 20 से 25 केजी, लेकिन बुक में 20% दिया हुआ है। कितना दिया हो? 20 केजी दिया हुआ है। अब मिश्रित के लिए 18 से 10 केजी, 8 से 10 केजी हो जाए बाबू, 18 नहीं होगा, 8 से 10 केजी। और खरीफ के लिए हो जाएगा 15 से 20 केजी। तो ये जो जानकारी है जो हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं विकल्प से हटके बता रहे हैं। विकल्प से हटके क्या बता रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु के लिए 20 केजी प्रति हेक्टेयर, मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 केजी और खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 केजी होता है। और ये कंपटीशन बुक ऑफ एग्रीकल्चर से ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी। किसके द्वारा सिद्ध की गई थी? ई ग्राइस के द्वारा सिद्ध की गई थी। ई ग्राइस के द्वारा सिद्ध की गई थी। और कब की गई थी? 1844 में की गई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास भेज भी दीजिएगा। और कल फिर 7 बजे हम आपको मिलेंगे यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।